हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो अध्याय नंबर 2 है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहास का उसकी शुरुआत कर दी थी और थोड़ा सा पोर्शन अपन ने पढ़ भी लिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अपन औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने मैक्स मुलर तक पढ़ लिया था। आगे है ऐसे कई सामान्यीकरण विंसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास में भी किए गए थे। मतलब ये जो मैंने अभी पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत में शासन को स्थापित करने के लिए कैसे उन्होंने हिंदू ग्रंथों के जो विकार है उनको प्रकट किया और जानबूझकर प्रकट किया और अपने आप को उच्च स्तर का सिद्ध करने का प्रयास किया। वैसा ही प्रयास आगे विंसेंट ऑर्थर स्मिथ विंसेंट ऑर्थर स्मिथ इसके द्वारा भी यही चीज की गई थी। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने सन 1904 में क्या लिखा, 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा। देखो ये क्या कहते हैं, हमने जो इतिहास लिखा है वो व्यवस्थित है। जबकि इससे पहले मैक्स मुलर क्या कहता है कि भारतीयों को तो इतिहास लिखना ही नहीं आता, उनको तो इतिहास कैसे लिखते हैं क्रम में लिखने ही नहीं आता, ये कहते हैं मैक्स मुलर साहब। और ये इधर विंसेंट ऑर्थर स्मिथ भी क्या कहते हैं कि भाई हमने जो इतिहास लिखा है वो व्यवस्थित है, बाकी तुमने जो भारतीयों द्वारा जो इतिहास लिखा गया है वो अव्यवस्थित है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि इनको क्या करना है, अंग्रेजों को तो अपने आप को महान सिद्ध करना है कि हम ही हैं, भारतीय तो कुछ नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध थे उनके गहरे या उनके गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। मतलब जो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा जो बुक लिखी गई थी, किस नाम से, भारत का प्राचीन इतिहास, किस नाम से लिखी गई थी, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास के नाम से इन्होंने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। अब देखो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ क्या कहते हैं कि जो ये भारत का प्राचीन इतिहास है वो जो बुक मैंने लिखी है वो एकदम व्यवस्थित है, जो आपको प्राचीन भारत के बारे में बताएगी। जबकि अपने को पता है व्यवस्थित के साथ साथ और क्या है, फेर बदल वाली बुक है ना। तो वो कहते हैं इन्होंने जो प्राचीन भारत का जो प्राचीन इतिहास लिखा है उसमें केवल उन्होंने राजनीतिक इतिहास की बात की। मतलब राजनीतिक इतिहास का मतलब क्या होता है, राजनीतिक इतिहास का तात्पर्य है कि इस पुस्तक में केवल ये बताया गया है कि भारत में प्राचीन समय में कौन राजा था, कितना उसका क्षेत्रफल था, उस क्षेत्र राजा के बाद कौन सा राजा आया, उस राजा के मंत्री कौन थे, कैसे वो व्यवस्था चलती थी, केवल राजनीतिक इतिहास। इस पुस्तक में भारत के लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसे चलता था, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या उनका जीवन में दुख थे, क्या वो खुश थे, क्या वो अपने राजतंत्र से खुश थे, ये चीज़ें उन्होंने इस बुक में नहीं लिखी है। यानी ये क्या है, एक राजनीतिक बुक है, यानी जिसमें केवल और केवल राजनीति के बारे में बताया गया है। जबकि हकीकत में किस चीज़ का वर्णन होना चाहिए, वहाँ के लोगों का वर्णन होना चाहिए, वहाँ के लोग कैसे हैं, खुश है कि नहीं है, क्या वो व्यवसाय करते हैं, क्या उनका जीवन अच्छा है या नहीं है, ये होना चाहिए। जबकि वो किसके बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल के बारे में। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्य पुस्तक के रूप में होता रहा और इसे विद्वानों द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। किसको, इस बुक को। हाँ, अगर आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ना है तो ये ठीक है पुस्तक, लेकिन इसमें भी उन्होंने फेरबदल किया हुआ है, इस चीज़ को पढ़ते समय ना भूले। और साथ में इसमें जो लोगों के बारे में केवल और केवल राजनीतिक इतिहास है, लोगों के बारे में इसमें वर्णन नहीं किया गया है। स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण मतलब
यानी जो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा जो किताब लिखी गई है, ये वाली किताब भारत का प्राचीन इतिहास, उसमें जो उनका दृष्टिकोण था वो साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है एक्सपांशन ऑफ द एरिया, यानी अपने साम्राज्य को एक्सपांड करना। ये उनका मेन क्या था, दृष्टिकोण था। क्योंकि ये थे तो अंग्रेजी, और ये भी यही माइंडसेट लेकर आए थे कि भारत पर राज करना है। तो इनका जो दृष्टिकोण था वो क्या था, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। मतलब अपने जो एरिया है वो भारत में जितना हो सके उतना क्या करना, फैलाना था। राइट फ्रेंड्स। तो उनका जो मेन मकसद था वो क्या था, साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य को क्या करना, एक्सपांड करना, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में अपने साम्राज्य को फैलाना। इस भारतीय प्रशासनिक सेवा के वफादार सदस्य के तौर पर उन्होंने प्राचीन भारत में विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। देखो वो क्या कह रहे हैं, विदेशियों की भूमिका, मतलब ये क्या है, अंग्रेज औपनिवेशिक विदेशी हैं, तो उनकी भूमिका पर इन्होंने जोर दिया। और ये क्या थे ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे। और उस समय प्रशासनिक सेवा किसके अंडर में थी, ये तो सभी जने भली भांति समझते ही हैं। उस समय कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटेन ही कंट्रोल करता था। तो जो प्रशासनिक सेवा में जो अफसर होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, ब्रिटेन को फॉलो करेंगे। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। मतलब जो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके 1/3 भाग पर कितने, यानी ये बताना चाहता है कि 1/3 पार्ट में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख है। सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भारत जो है वो स्वयं शासन के लायक नहीं है। उस समय ये प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बताया कि 1/3 भाग पुस्तक में केवल उन्होंने यही चर्चा की है कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, भारत स्वशासन के अनुकूल नहीं है और हम भी यहाँ पर शासन करने आए हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। उसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित तथा स्वेच्छाचारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले राजनीतिक एकता को अनुभव नहीं किया गया था। मतलब वो कहते हैं कि भारत में ब्रिटेन से पहले कोई राजनीतिक एकता थी नहीं, सभी आपस में झगड़ते रहते थे। ये प्रूव करना चाहते हैं अंग्रेज, इसीलिए उन्होंने अपने 1/3 भाग पर केवल और केवल सिकंदर के बारे में चर्चा की है कि सिकंदर ने कैसे भारत को जो है वो जीता और भारत जो है वो स्वशासन के लायक नहीं है। राइट। उनका आंकलन यह है कि भारत में एक तंत्र या तानाशाही एकमात्र शासन का स्वरूप रहा है और भारत के इतिहासकार भी ऐसा ही चाहते हैं। देखो क्या कह रहा है ऑर्थर स्मिथ कि भारत में एक तंत्र, और कौन सा, तानाशाही तंत्र, वो ही शासन कर सकता है भारत पर। और ये कह रहा है कि भारत के इतिहासकार भी ऐसा ही चाहते हैं। यानी विंसेंट ऑर्थर स्मिथ क्या कहते हैं कि भारत जो है स्वशासन के लायक नहीं है, यहां पर तो केवल तानाशाही शासन कर सकता है। कौन शासन कर सकता है, तानाशाही। और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ क्या कहते हैं कि वो तानाशाही कौन है, हम है। कौन है, हम है। हम मतलब अंग्रेज है। बस यही बात उनको प्रूव करनी है। कुल मिलाकर अंग्रेजों को भारत पर शासन करना है, तो उस शासन करने के लिए वो जितना हो सके ऐसी किताबों में ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अंग्रेज ही सब कुछ है, अंग्रेज नहीं होगा तो भारत जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा वो प्रूव कर रहे हैं। राइट। देखो अब चलते हैं आगे। सारांशतः भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्याख्या ने भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर दिखाते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया। मतलब यानी जो अंग्रेज है उनके द्वारा भारत का इस तरह से, भारत के चरित्र का, भारत की उपलब्धियों का इस तरह से वर्णन किया गया कि भारतीय जो है वो कमतर है, भारतीय जो है वो श्रेष्ठतर नहीं है, और औपनिवेशिक पद्धति जो उच्च है, ऐसे उन्होंने इन किताबों में वर्णन किया है। और वो ये भी प्रूव करना चाहते थे कि औपनिवेशिक पद्धति जो है, शासन पद्धति, वो भारत के लिए उचित है। ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां इन किताबों में लिखी।
समझे? इसमें से कुछ विचारों को एक हद तक वैधता भी मिली, मतलब कुछ विचार तो उन्होंने ऐसे कठोर लिखे कि आगे लोग सच भी मानने लगे इनको। जैसे उन्होंने लिखा कि भारत जो है स्वशासन के लायक नहीं है। बार बार जब इन्होंने लिखा तो भारतीयों को भी लगने लगा कहीं ना कहीं कि क्या ये बात सही तो नहीं है कि हम सच में स्वयं शासन के लायक नहीं है। लेकिन नहीं, 1947 में अपन ने प्रूव कर दिया कि हम स्वशासन भी कर सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। राइट? चीनियों की तुलना में भारतीयों में कालक्रम को लेकर कोई विशेष बोध व अनुरुचि नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि कुछ प्राचीनतर चरण में महत्वपूर्ण घटनाओं को गौतम बुद्ध की मृत्यु के संदर्भ में क्रमानुसार निर्धारित किया गया। मतलब वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि अंग्रेज कहते हैं कि भारत जो है इतिहास, जो भारतीय इतिहास लेखक हैं उन्हें इतिहास का लेखन नहीं करने आता, ये अंग्रेज कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि भारतीय जो हैं वो इतिहास को क्रम में नहीं लिखते हैं, और हम जो हैं यानी अंग्रेज, हम जो हैं वो हम इतिहास को अच्छे से क्रम में लिखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास का बोध नहीं है और उनको किसी, यानी जो इतिहास है वो किसी क्रम में, चरण में नहीं लिखते हैं, ऐसा वो कहते हैं। औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा निर्मित मान्यताएं कुल मिलाकर या तो निराधार थी, मतलब कोई आधार नहीं था उनका। यानी अंग्रेजों ने इतनी सारी बातें बोली, मैंने बताया ना ये सारी बातें, अंग्रेजों ने ये सारी बातें बोली, ये सारी बातें बोली अंग्रेजों ने। तो ये जो बातें बोली उन्होंने बिना साक्ष्यों के बोली, उन्होंने केवल लिख दिया किताबों में, निराधार, कोई आधार नहीं था। इन जो सारी बातें बोली इन्होंने अंग्रेजों ने, ये सारी बातें निराधार थी, कोई आधार नहीं था इनका। बस इन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी कि भारतीय जो है वो स्वयं शासन के लायक नहीं हैं, भारतीय जो है वो अपना शासन नहीं कर सकते हैं, वो तानाशाही के, वो उन पर कोई तानाशाही शासन कर सकता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी। इनका कोई साक्ष्य नहीं था, ये सब क्या थी, निराधार थी, बिना आधार के थी, या अतिशयोक्ति से ग्रसित थी। अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। मतलब हाँ, माना कि भारत के जो हिंदू धर्म है उसमें कुरीतियाँ होगी, माना, चलो सती प्रथा कुरीति थी, माना, चलो बाल विवाह कुरीति थी, माना, है ना, मगर अंग्रेजों द्वारा और सारी बहुत सारी कुरीतियाँ थी। ऐसा थोड़ी है कि कोई धर्म ऐसा होगा जिसमें कोई कुरीतियाँ ही नहीं होगी। जहाँ सब कुछ अच्छा होगा उसमें सुधार की संभावना ही नहीं है। इसलिए माना कि हमारे धर्म में कुरीतियाँ थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर इन कुरीतियों को ऐसे वर्णन किया गया जैसे कि हिंदू धर्म पूरा का पूरा ही क्या है, बेकार है, ऐसे उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म की जगह आप क्या अपनाओ, क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म अपनाओ। उन्होंने इस प्रकार से अतिशयोक्ति करके, ज़्यादा से ज़्यादा गलत वर्णन करके उन्होंने इस चीज़ों को नीचा दिखाने का प्रयास किया और अपनी चीज़ों को उन्होंने श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। फिर भी इनका इस्तेमाल निरंकुश ब्रिटिश शासन के विस्तार की प्रचार सामग्री के रूप में हुआ। मतलब इन चीज़ों का उन्होंने, अंग्रेजों ने कैसे इस्तेमाल किया, अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए। भारतीय परंपरा में एकल व्यक्ति शासन पद्धति पर जोर देकर अपनी शासन व्यवस्था को सही ठहराने का आग्रह दिखता था, जिसमें सारी शक्तियां केवल वायसराय के हाथ में होती थी। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, देखो, अंग्रेजों ने बोला कि भारत में जो प्राचीन समय में जो शक्तियां थी, यानी भारत में जो प्राचीन समय में शक्तियां थी वो किसके पास होती थी, सारी की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी। जैसे प्राचीन समय में सारी शक्तियां राजा के पास होती थी, उसी समय 1765 के बाद से जो सारी शक्तियां होगी वो किसके पास होगी, जैसे एक व्यक्ति के पास राजा के पास होती थी, उसी प्रकार सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास, वायसराय के पास होगी। क्या होगी, वायसराय के पास होगी। उन्होंने ऐसा बोला, यानी वो कैसे न कैसे करके अंग्रेज
ऐसा तोड़ निकाल ही देते थे कि वो अपने आप को प्रूव कर ले। अब ये बात उन्होंने निकाली कि जैसे राजा के पास शक्ति होती थी वैसे वायसराय के पास भी शक्ति होनी चाहिए, और उन्होंने सारी शक्ति किसको दे दी? वायसराय को दे दी। ठीक है, ये था। इसी तरह यदि भारतीय दूसरी दुनिया की समस्याओं से ग्रस्त थे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मतलब अंग्रेज क्या कहते थे कि जो भारतीय हैं उनमें बहुत सारी समस्या हैं, यानी भारतीय जो सभ्यता, भारतीय जो समाज है, भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुत सारी समस्या हैं, और अंग्रेज कहते थे इन सारी समस्याओं का निदान या फिर इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो केवल और केवल किसके पास है? हमारे पास है, मतलब अंग्रेजों के पास है। ये अंग्रेज स्वयं कहते थे कि भारत की जो सारी समस्या की जड़ है उसको सोल्व कर सकते हैं केवल और केवल कौन? अंग्रेज। इसलिए अंग्रेज कहते थे इसीलिए हमें भारत पर राज करना चाहिए। राइट। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में अपने कामकाज को कैसे संभालते? इन तमाम सामान्यीकरण की मान्यताओं के जरिए वे यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं है। मतलब जितनी भी बातें मैंने औपनिवेशिक शासन के अंदर पढ़ाई कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या था, ये वाला चीज, जितनी भी चीज़ें अपन ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण में पढ़ी है, ये उन सारे दृष्टिकोण को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अंग्रेज जो है कैसे भी करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि भारतीय जो है वो शासन के लायक नहीं है और भारतीयों को अपना जो शासन है वो अंग्रेजों के हाथों में दे देना चाहिए। ये कैसे भी करके औपनिवेशिक शासक जो है वो प्रूव करना चाहते हैं, है ना। ये तो था अपना एक पहला पॉइंट कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है। राइट। अब एक और आता है दूसरा दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण है कौन सा? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एवं उसका योगदान। कौन सा दृष्टिकोण है? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एवं उसका योगदान। तो अपना जो सेकंड पॉइंट है वो है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उसका योगदान। ठीक है, अभी तो अपन औपनिवेशिक पढ़ लिया कि उनका दृष्टिकोण क्या था और उनका योगदान क्या था। राइट। और उनका मकसद क्या था। अब एक और दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रवादी, इनका क्या दृष्टिकोण था, ये क्या कहते थे और इनका योगदान क्या था और इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है फ्रेंड। तो देखो भारतीय विद्वानों के सामने, मतलब अभी हमने शुरू में पढ़ाया था कि भारत में शिक्षित भी थे और अशिक्षित भी थे, तो भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी। जब भारतीय विद्वानों ने यह देखना शुरू किया और समझना शुरू किया कि जो अंग्रेज है वो तो मनगढ़ंत कहानियां लिख रहे हैं, वो तो जानबूझकर अपने आप को वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, वो तो जानबूझकर अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं और हमें जो वो नीचा बता रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। जब उन्होंने इस चीज़ को समझना शुरू किया तो उनको ये जो चीज़ है वो एक चुनौती के रूप में लगी कि कैसे भी करके जो अंग्रेजों के द्वारा जो मनगढ़ंत कहानियाँ रची जा रही है उनको या उनका मुकाबला करना ही होगा, अन्यथा ये आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश या फिर गलत इतिहास जो है वो पढ़ा के जाएंगे। राइट। खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब कौन? वो विद्वान जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी और उनको ये पता चल गया था कि अंग्रेजों का मकसद क्या है। राइट। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था उससे काफी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा था उससे वो काफी क्या थे? चिंतित थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बेड़ा उठाया बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा भी मजबूत हुई।
मतलब जब पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने जब इस चीज को समझा कि जो औपनिवेशिक शासक है वो जानबूझकर भारतीय समाज को नीचा दिखा रहे हैं, उस चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने जो भारतीय समाज में वाकई में कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को तो उन्होंने समाप्त किया। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी बहुत सारी कुप्रथाओं को समाप्त किया। बाल विवाह को समाप्त किया, विधवा विवाह को चालू किया। इन जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करके समाज को तो सुधारा ही, और साथ में ये भी यानी सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय जो है वो स्वयं शासन के यानी अपने द्वारा शासन के लायक हैं। ये भी उन जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त विद्वान है, भारतीय विद्वान, उन्होंने ये कार्य किया। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे। मतलब जिस हिंदू धर्म की निंदा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जिस हिंदू धर्म को नीचा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, उस हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने योगदान दिया। लेकिन ऐसे भी इतिहासकार की कमी नहीं है जिन्होंने तार्किक तथा वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। यानी ये क्या कहना चाहता है ये लाइन कहना चाहती है कि ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जो भारत के जो इतिहास है उसकी गलत व्याख्या की है और उसको सुधारा। लेकिन ऐसे विद्वान भी थे जिन्होंने चीज़ों को समझा और जो धर्म में वाकई में जो कमियां थी उनको दूर किया, और उनको दूर करने के बाद भारतीय समाज की व्याख्या उन्होंने की। यानी तर्क से और वस्तुगत दृष्टि से उन्होंने इस इतिहास को समझा। दूसरी दृष्टि के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यंस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। मतलब एक इतिहासकार है राजेंद्र लाल मित्र। कौन है राजेंद्र लाल मित्र? उन राजेंद्र लाल मित्र जो इतिहासकार हैं, उन्होंने वैदिक ग्रंथ को प्रकाशित किया। कौन से ग्रंथ? वैदिक ग्रंथ। और ये वैदिक ग्रंथ क्या है? हिंदू ग्रंथ है। इस वैदिक ग्रंथ को प्रकाशित किया और इंडो आर्यंस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय में लोग गोमांस खाते थे। मतलब वही कहना चाहता है कि जो कुरीतियाँ थी उन्होंने उनको क्या किया? समाप्त करने का प्रयास किया हिंदू धर्म से, और जो अच्छाइयाँ थी उनको लोगों को बताया। औरों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जो जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। यानी इसमें जो राजेंद्र लाल मित्र है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेज अपने भारत में ये कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसे जो कुरीतियाँ बताते हैं ये अंग्रेज, वो जो कुरीतियाँ है, जाति व्यवस्था है, वो जो पूर्व औद्योगिक काल में यूरोप है वहाँ पर भी ये जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था है जो विद्यमान थी। ऐसे राजेंद्र लाल मित्र जी कहते हैं कि जो अंग्रेज हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था की बुराई कर रहे हैं, ये बुराइयां उनके यहाँ पर भी मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, आगे है कि महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। मतलब ये जो दो और इतिहासकार है, कौन है? एक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महाराष्ट्र के हैं। और एक और इतिहासकार है विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। विश्वनाथ
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़ी। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों इतिहासकारों ने क्या किया, जो भारत के विभिन्न प्राचीन स्रोत हैं उन स्रोत के माध्यम से जो सही में भारत का जो अध्ययन होना चाहिए, जो सही में भारत का जो इतिहास है उसको उन्होंने पुनर्रचना की, उनको फिर से लिखा। जो भारत का सामाजिक व्यवस्था थी, जो भारत के राजनीतिक इतिहास है उसको उन्होंने फिर से पुनर्रचित किया और जो अंग्रेजों द्वारा मनगढ़ंत कहानियां रची गई थी उनका उन्होंने सुधार किया। राइट। आर.जी. भंडारकर मतलब रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन मौर्य साम्राज्य के बाद जो ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें अपन शुंग पढ़ेंगे, कण्व पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे। जो ये सातवाहन वंश है उसके बारे में बताते हैं आर.जी. भंडारकर कि आर.जी. भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव तथा अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। मतलब जो ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इन्होंने जो सातवाहन साम्राज्य है उसके राजनीतिक इतिहास और वैष्णव तथा अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। क्या किया, फिर से लिखा उन्होंने, यानी कि जो हकीकत उनको पढ़ा इन विभिन्न स्रोतों से और उनको फिर से रचित किया। एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो जाती थी उनका पुनर्विवाह कराने के लिए, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की बत्सरना की। मतलब इनको नीचा बताया किन्होंने, राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टिकोण के लेखकों ने। मतलब जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी उनको इन्होंने बोला कि हाँ ये कुरीतियाँ हैं, इन्हें अपने को समूल यानी मूल सहित समाप्त करना चाहिए। तो इन्होंने ये चीज़ की। और जो अच्छाइयाँ थी उन्होंने बोला कि अच्छाइयों को उजागर भी करना चाहिए, तो ये उन्होंने किया। शोध के लिए पूरे जोश के साथ वी.के. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संक्षिप्त पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हर एक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। मतलब ये वही बात बोल रहा है कि जो राष्ट्रवादी इतिहास जो दृष्टिकोण है उन इतिहासकारों ने पूरे भारत में यात्राएं की, जो वाकई में जो इतिहास के स्रोत थे उनको यानी संजोया, उनको इकट्ठा किया, उनको पढ़ा और जो वाकई में इतिहास है उनको इन्होंने प्रकाशित किया। और जो औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास लिखा गया उनका इन्होंने क्या किया, खंडन किया। राइट। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी में विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। मतलब इन्होंने मराठी में एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी लिखा। पांडुरंग वामन काने क्या है? पांडुरंग वामन काने, ये भी एक और इतिहासकार है। कौन से इतिहासकार है ये? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इतिहासकार, जो कि संस्कृत के विद्वान थे। कौन? ये पांडुरंग वामन काने। उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी, मतलब जो समाज में बुराइयां थी उनको सुधारने की ठानी, बाल विवाह को खत्म करने की ठानी, विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करने की ठानी, जो विधवा जाति व्यवस्था थी उसकी बुराइयों को खत्म करने की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी, देखो इसमें क्या है, समझो किसी चीज को, यानी ये क्या कहना चाहते, यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने बोला कि हाँ माना कि हिंदू धर्म में बुराइयां हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि बुराई नहीं है। तो इन सारे विद्वानों ने क्या किया, उन बुराइयों को खत्म किया, प्रयास किया खत्म करने का, और फिर उन्होंने अपने जो अच्छाइयाँ थी इतिहास प्राचीन भारत की उनको उन्होंने उजागर किया। यानी एक हिसाब से जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण है उन्होंने एक अच्छा काम भी कर दिया, जाने अनजाने में ही सही। उन्होंने हमारे जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इतिहासकार उनको ये इनडायरेक्टली ही सही ये बताया कि आपको अपने जो हिंदू धर्म में बुराइयां हैं उनको दूर करनी चाहिए अगर आपको स्वशासन की ओर आगे बढ़ना है तो। मतलब
औपनिवेशिक दृष्टिकोण के जो इतिहासकार थे उनका मकसद तो कुछ और था, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उनको पॉजिटिव की तरह से लिया और अपनी बुराइयों को, जो समाज में और धर्म में जो बुराइयां थी, उनको उन्होंने क्या किया, समूल नष्ट किया और प्रयास किया ना फ्रेंड्स। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 समथिंग में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास शीर्षक उनका उल्लेखनीय काम है। मतलब इन्होंने क्या लिखी, एक किताब लिखी, किस नाम से, धर्मशास्त्र का इतिहास। किस नाम से, धर्मशास्त्र का इतिहास के नाम से इन्होंने किताब लिखी, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है, जिसमें हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। मतलब वही इन्होंने प्राचीन भारत के जो समाज की व्यवस्था थी उसका अध्ययन इसमें किया है। और कैसे किया है, बिना मनगढ़ंत कहानियों के किया है, जो वास्तव में है उसका अध्ययन किया है। जिन मनगढ़ंत कहानियों से जो अंग्रेज थे उन्होंने लिखा था, उन मनगढ़ंत कहानियों को इन्होंने हटाया और वास्तविक जो चीज़ है उनको इन्होंने लिखा। भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए राजनीतिक और राजनीतिक इतिहास पर का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और इसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। मतलब जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि भारत के जो शासक हैं वो स्वयं से शासन नहीं चला सकते हैं और भारत के जो प्रजा है वो हमेशा किसी के दबाव में रहती आई है। तो उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आगे भी अंग्रेजों को भारत पर राज करना चाहिए। लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं, जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले लेखक हैं, उन्होंने भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और जो भारत का राजनीतिक इतिहास था पुराने समय में, बीते हुए समय में, उनका अध्ययन किया और ये प्रूव करने का प्रयास किया कि भारत भी स्वयं शासन के लायक हैं और भारत में किसी बाहरी राजा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से शासन कर सकते हैं और वो इसके लिए क्या है, निपुण है। इसका उचित श्रेय पूरा लेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को जाना चाहिए। कौन, जैसे मैंने अभी बताया ना कि भारतीयों ने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि जो भारतीय शासक हैं वो भी शासन करने के लायक हैं, हमें बाहरी अंग्रेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयास किया देवदत्त, क्या नाम है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। क्या नाम है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इन्होंने क्या किया, जिन्होंने सन अशोक यानी इन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थानों पर किताबें लिखी। जो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर है, इन्होंने जो अपने प्राचीन राजा थे, मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक, उनके बारे में लिखा और उन्होंने बताया कि अपने प्राचीन समय में अशोक जैसे राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ संजोए रखा, बांधे रखा और अखंड भारत की जो रचना थी उनको सिद्ध किया। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो अखंड भारत पर शासन करने वाले केवल 2 ही राजा थे। एक तो मौर्य साम्राज्य का राजा सम्राट अशोक था, जिन्हें कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और एक और दूसरा राजा था गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त। उन्होंने भी पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर शासन किया था। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने ये बताने का प्रयास किया अपनी किताबों से कि जो प्राचीन समय में भी ऐसे राजा हुए हैं जो भारतीय राजा हैं और उन्होंने भारत को एक साथ बांधे रखा, मेल जोल से लोगों को आपस में जोड़े रखा और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिलते जुलते रहे। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद्र राय चौधरी ने किया। किसने किया, हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी भी एक राष्ट्रवादी लेखक हैं। उन्होंने भी ऐसा ही एक प्रयास किया। कैसा प्रयास किया, जैसा प्रयास देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने किया था, अशोक के बारे में वर्णन करके। राइट फ्रेंड्स, हेमचंद्र राय चौधरी ने उन्होंने महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक
जो गुप्त साम्राज्य के अंत का काल था तब तक प्राचीन भारत का इतिहास लिखा। अब जो हेमचंद्र राय चौधरी हैं उन्होंने ये प्रयास किया कि महाभारत से लेकर उन्होंने गुप्त साम्राज्य के जो गुप्त साम्राज्य था उसके पतन तक का इतिहास इन्होंने लिखा। और इस इतिहास में उन्होंने लिखा कि भारत भी और भारत के वासी भी और भारत के शासक भी भारत पर राज करने के लिए श्रेष्ठ हैं और किसी बाहरी राजा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियां और तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। हालांकि उन्होंने काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया। उनका प्राचीन भारत का इतिहास 6वीं शताब्दी तक जाकर समाप्त हो जाता है। मतलब इन्होंने जो इतिहास लिखा वो काल विभाजन के रूप में नहीं लिखा। काल विभाजन का मतलब होता है कि आप जो युग है उनको तोड़ दो। युग को तोड़ना मतलब जैसे अंग्रेजों ने लिखा कि प्राचीन भारत जो है मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, तो इसको उन्होंने तोड़ दिया कि आधुनिक भारत की शुरुआत जो है जब अंग्रेज आए थे तब हुई थी, उन्होंने ऐसा बोला। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत जब तुर्की आए थे तब हुई थी, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये जो थे अंग्रेजों ने जानबूझकर लिखा था। क्यों लिखा था ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो केवल और केवल अपना जो है वो उद्देश्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काल विभाजन किया था। और हकीकत में कोई काल विभाजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कारण सीधा सा है कि आप काल विभाजन कैसे करोगे। आप कोई ऐसी लाइन बता सकते हो जिस लाइन के पहले प्राचीन भारत हो और उस लाइन के जस्ट बाद में मध्यकालीन भारत हो? क्या कोई आप एक सी लाइन बता सकते हो कि जिस लाइन के जस्ट पहले मध्यकालीन भारत हो और उस लाइन के जस्ट बाद आधुनिक भारत हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चीज़ें जो चेंज होती है, जो समाज चेंज होता है, जो वर्ण व्यवस्था चेंज होती है, जो धर्म चेंज होता है, वो कोई एक बिंदु से या एक लाइन से चेंज नहीं होता। वो एक पूरा प्रक्रिया होती है जिसको बहुत समय लगता है। तो प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में आने के लिए भी बहुत लंबा समय लगा। इस समय को हम केवल एक साधारण रेखा द्वारा पृथक नहीं कर सकते जैसा अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था और जब 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज ये कहते हैं। अब क्या एक ऐसी लाइन या एक ऐसा सन बताया जा सकता है कि जिससे आधुनिक भारत की शुरुआत हुई हो? नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया चेंज होती है वो कोई एक पल में नहीं होती, वो एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तो जो प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में एक लंबा प्रोसेस है और मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत में जाने का भी एक लंबा प्रोसेस है, जिसको एक वर्ष से, जिसको एक लाइन से नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो इसी प्रकार हेमचंद्र राय चौधरी ने भी इसको काल विभाजन के रूप में विभाजित नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि किस चीज़ को मैं प्राचीन भारत मानूं और किस चीज़ को मैं मध्यकालीन भारत मानूं। राइट? लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया क्योंकि वो अपना वर्चस्व सिद्ध करना चाहते थे। राइट? उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में वी स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन राय चौधरी ने ब्रिटिश विद्वान के कई दृष्टिकोणों की निंदा की। निंदा तो सबने की। जो ब्रिटिश विद्वान द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया था प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने का, उसकी निंदा तो सबके द्वारा की गई थी कि जो अंग्रेजों के द्वारा इतिहास लिखा गया वो सही नहीं है। उनका इतिहास गंभीर विद्वत्ता का घोतक तो है, लेकिन उनमें या उसमें उग्र ब्राह्मणवाद के सूत्र भी मिलते हैं, जब वे अशोक के शांति की नीतियों की भर्त्सना करते हैं। राइट? कई खंडों में प्रकाशित भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य संपादक और सशक्त लेखक आर.सी. मजूमदार के लेखक में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। मतलब इन जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक है उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया
उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिणी भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया। मतलब जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक थे, चाहे वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो, उन्होंने क्या किया, केवल और केवल उत्तर भारत, यानी जैसे उन्होंने केवल और केवल उत्तर भारत की व्याख्या की, उन्होंने दक्षिणी भारत पर इतना क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। राइट। यहां तक कि दक्षिणी भारत के महान इतिहासकार कौन, के नीलकंठ शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में यही दृष्टि अपनाया, किंतु दक्षिणी भारत का इतिहास में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। मतलब यानी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिन्होंने प्राचीन भारत का अध्ययन किया और उसको लिखा, तो उनमें जो उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास लिखा उसमें उन्होंने मेन किस क्षेत्र पर फोकस किया, उत्तर भारत के क्षेत्र पर। जबकि भारत में तो दक्षिणी भारत भी आना चाहिए, वो भी तो भारत का पार्ट है, लेकिन उन्होंने दक्षिणी भारत के क्षेत्र को ही प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के रूप में लिखा। जब यहाँ तक कि जो दक्षिणी भारत के लेखक है कौन, नीलकंठ शास्त्री। कौन, नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री जो हैं उन्होंने भी, जो कि दक्षिण के हैं, फिर भी उन्होंने दक्षिणी भारत के इतिहास को कम करके लिखा और उन्होंने उत्तर भारत के इतिहास पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन बाद में उन्होंने दक्षिणी भारत का इतिहास नाम से किताब लिखी जिसमें उन्होंने दक्षिणी भारत को बारे में लिखा। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ इतिहासकार जो ऐसे हैं, बहुत सारे इतिहासकार जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को केवल उत्तर भारत के इतिहास तक ही सीमित रखा, जबकि भारत के प्राचीन इतिहास में दक्षिणी भारत भी आना चाहिए था, क्योंकि वो भी क्या है, भारत का पार्ट है। उनकी शैली संक्षिप्त है मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह है। तो राय चौधरी भी एक क्या है, इतिहासकार है। कौन से, राष्ट्रवादी इतिहासकार। हालांकि दक्षिणी भारत में राजनीति और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए आंकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिणी भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। मतलब जो नीलकंठ शास्त्री है, उन्होंने शुरू में तो जो इतिहास लिखा था उसमें दक्षिणी भारत पर फोकस नहीं किया था, लेकिन बाद में एक और दक्षिणी भारत का इतिहास करके एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने दक्षिणी भारत के इतिहास की व्याख्या की और उस दक्षिणी भारत के इतिहास में व्याख्या करके उन्होंने दक्षिणी भारत की जो संस्कृति थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसका वर्णन करना शुरू किया। सन 1960 ईस्वी तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। मतलब 1960 ईस्वी तक जो इतिहासकार थे वो किस पर ज़्यादा फोकस करते थे, वो केवल और केवल एक चीज़ पर फोकस करते थे, राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास मतलब कौन सा राजा आया, किस राजा के बाद कौन सा राजा आया, कौन सा वंश आया, ये अध्ययन करते थे। वो ये अध्ययन नहीं करते थे 1960 ईस्वी तक कि वहाँ की जनता कैसी थी, वो क्या व्यवसाय करते थे, वो कैसे जीवन यापन करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, क्या वो खुश थे, क्या वो उनका जीवन अच्छा था। इन चीज़ का अध्ययन न करके केवल और केवल राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते थे 1960 तक। जिन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमा मंडित किया, जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा, वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने न केवल उत्तर भारत को बल्कि दक्षिणी भारत को भी अपने इतिहास लेखन में शामिल किया, वो किस चीज़ से प्रेरित थे, वो प्रेरित थे राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब देश को जोड़ना, देश की एकता, उस चीज़ से प्रभावित थे वो इतिहास लेखक जिन्होंने न केवल उत्तर भारत
पर फोकस किया बल्कि साथ ही दक्षिणी भारत पर भी फोकस किया इतिहास को लिखने में। V.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्सों में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। ये चीज़ अपन ने पहले पढ़ी थी कि जो V.A. स्मिथ था, जो औपनिवेशिक इतिहासकार था, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। V.A. स्मिथ के बारे में अपन ने पढ़ा था, ये रहा V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ जो था यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ, उन्होंने जो है अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताया था, वो भी अपनी लिखी गई किताब के 1/3 भाग में यानी 1/3 पार्ट में उन्होंने केवल और केवल सिकंदर के आक्रमण की चर्चा की है। क्यों की है? क्योंकि वो सिद्ध करना चाहते थे कि जो भारत पर है वो स्वयं शासन के लायक नहीं है ना। तो V.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। भारतीय विद्वानों ने कहा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें केवल और केवल सिकंदर के बारे में नहीं है, बहुत सारे राजा हुए हैं भारतीय वंश के राजा, उनके बारे में भी लिखना चाहिए। तब जाके उन्होंने सिकंदर को कम महत्व देके अपने भारतीय विद्वानों के बारे में भी, भारतीय इतिहासकारों के बारे भारतीय राजाओं के बारे में भी उन्होंने, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। किसने? राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तर पश्चिम भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्वता थी। मतलब यानी कि जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हैं, उन्होंने अपने जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, जो भारतीय राजा थे उन चंद्रगुप्त मौर्य राजाओं की क्या की? प्रशंसा की और उन्हें कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत को जो पोरस है उसके जो भारत में सिकंदर है, यानी भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर के जो उसका जो सेल्यूकस निकेटर का जो वर्चस्व था, जो आतंक था, उससे मुक्ति दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसा राजा था जिसने सेल्यूकस निकेटर को हराया और भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। और यह क्या था? यह एक भारतीय राजा था। मतलब राष्ट्रवादी इतिहास लेखक क्या कहते हैं कि भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी इतना पराक्रमी और इतना सक्षम था कि वो विदेशी जो राजा थे, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हो गया, उसको भी उन्होंने हराया। राइट। केपी जायसवाल और एएस अल्टेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देसी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर भी जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। मतलब अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो औपनिवेशिक शासक थे वो ये कहते जा रहे थे बार बार कि भारतीय शासक जो थे वो इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ये कहा कि भारतीय शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य और इसके साथ ही जो देसी शासक थे वो इतने सक्षम थे कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया और भारत की भूमि से इनको भगाया, और भारत के दूसरे देसी राजा भी थे जिन्होंने शकों को और कुषाणों को हराया और उनको भारत की भूमि से भगाया। जैसे कि कुषाणों के बाद गुप्त आए, गुप्तों ने कुषाणों को क्या किया? भारत की भूमि से उखाड़ फेंका। और जो शक थे, जो भी विदेशी शासक थे, उनको भी मध्य प्रदेश के जो एक राजा थे जिन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उन्होंने इन शकों को भगाया। यानी कि जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं उन्होंने भारतीय शासकों की प्रशंसा की और उनको जो विदेशी शासक थे उनके समान ही पराक्रमी बताया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया तथा अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए, उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन किया। हालांकि केपी जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के स्मिथ को तोड़ने में माना जाता है। मतलब भारतीय राजतंत्र की जो मिथ है उसको केपी जायसवाल ने तोड़ा। जो मिथ जो है वो किसने जनरेट की थी? औपनिवेशिक शासकों के द्वारा जो मिथ बनाई गई थी कि भारतीय शासक जो थे वो इतने योग्य नहीं है, पराक्रमी नहीं है, सक्षम नहीं है, उस मिथ को, इस गलत धारणा को तोड़ा किसने? केपी जायसवाल ने। और केपी जायसवाल कौन है? केपी जायसवाल हैं
एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखक। राइट फ्रेंड्स, सन 1910 से 1912 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था। मतलब अंग्रेज कहते थे कि जो औपनिवेशिक शासक थे वो कहते हैं कि भारत में गणतंत्र नहीं था। लोगों, जो भारत के लोग हैं वो हमेशा किसी न किसी शासक के अधीन रहे हैं, वो स्वतंत्र नहीं रहे हैं, वो अपने स्वयं से शासन नहीं कर सकते। इस गलत धारणा को केपी जायसवाल ने तोड़ा और उन्होंने कहा कि जो भारत में प्राचीन समय में भी गणतंत्र था, लोग राजा को चुनते थे और सभी जो है अपनी सहमति के साथ शासन करते थे। जैसे अपन महाजनपदों के बारे में अगर पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, तो हम पाते हैं कि बहुत सारी महाजनपद ऐसी थी जहाँ पर एक राजा नहीं, लाखों और हजारों में राजा थे और वो राजा आपस में मिलकर जो है वो शासन करते थे और वो स्वयं शासन करते थे। किसी बाहरी शासक की कोई आवश्यकता उस समय में नहीं थी। ये बात जायसवाल ने, केपी जायसवाल के द्वारा, किसके द्वारा? केपी जायसवाल के द्वारा ये बात उन्होंने कही है कि जो प्राचीन समय में शासक थे वो ज़्यादा योग्य थे, जितना अयोग्य औपनिवेशिक शासकों ने उतना बताया है वो उतने अयोग्य नहीं थे। अंततः उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में, यानी जो केपी जायसवाल है, उन्होंने किताब लिखी फाइनली इस पर कि जो हिंदू राजा है वो श्रेष्ठ है। कौन सी किताब लिखी? हिंदू पॉलिटी। कौन सी किताब लिखी? हिंदू पॉलिटी करके एक किताब लिखी। हिंदू पॉलिटी करके एक किताब लिखी 1924 में। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों के प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए UN घोषाल जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते हैं, यानी कुछ लोग कमियां भी निकालते हैं। गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद जिसका 6वां संस्करण आ चुका है, इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है। मतलब जो केपी जायसवाल की बुक है हिंदू पॉलिटी, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, उसका 6वां संस्करण भी अभी आ गया है और वो एक अच्छी किताब के रूप में समझा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास के रियल अध्ययन के लिए, मतलब वास्तविक अध्ययन के लिए। वह अध्ययन जो अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक शासकों ने लिखा है, उस अध्ययन को नहीं, जबकि जो वास्तविक जो प्राचीन इतिहास है उसके अध्ययन के लिए। तो ये जो चीज़ थी वो थी किसके बारे में? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में। समझे फ्रेंड्स? इस पार्ट में अपन ने दो जो स्वरूप है वो पढ़े। एक अपन ने पढ़ा औपनिवेशिकवादी इतिहास लेखन और ये अपन ने पढ़ा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राइट फ्रेंड्स, अब जो औपनिवेशिक इतिहास की जो मूल धारणा क्या थी कि ऐसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखना कि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। और अगर शॉर्ट में मैं बात करूँ राष्ट्रवादी इतिहास लेखनों का क्या उद्देश्य था कि जो तोड़ मरोड़ के इतिहास औपनिवेशिक शासकों के द्वारा लिखा गया, उस तोड़ मरोड़ के लिखे गए इतिहास को फिर से वास्तविक लिखना और भारत के लोगों को बताना कि जो औपनिवेशिक शासकों के द्वारा इतिहास लिखा गया है वो वास्तविक नहीं है। जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है वही वास्तविक है और भारत के जो लोग हैं वो स्वयं शासन के योग्य हैं। तो यहाँ तक अपन ने दो टॉपिक पढ़े इसी लेसन 2 के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और औपनिवेशिक इतिहास लेखन। अब जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वो तीसरा इतिहास लेखन का स्वरूप है और वो है गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। क्या है? गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। राइट फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।